हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्लास 10 का केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन तथा उसके यौगिक का फुल नोट्स देखेंगे। यानी मानिए ये तो एक तरफ से बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। बाकी एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और कैसा लगा वीडियो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम बता देंगे, बीच में कहीं बता देंगे। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, अब ये कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक नाम है, तो हमारा पहले पढ़ना पड़ेगा कार्बन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे उसके यौगिक। तो कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान बात करें तो इसका 12 होता है। ठीक है, और क्या होता है? तो कार्बन एक धातु है। और कार्बन के बारे में पूछे कि इसको 2 लाइन लिखिए, तो ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा। कार्बन परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 होता है। संयोजकता कार्बन का 4 होता है, इसमें प्रायः सहसंयोजक बंधन होता है। कार्बन कार्बन में कौन बंधन होता है? तो सहसंयोजन बंधन होता है। और पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति 0.23% तथा वायु में 0.03% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है? 0.02% और वायु में 0.03%। अगला है कि कार्बन यौगिक का महत्व, यानी कि कार्बन यौगिक का क्या महत्व है। देखिए, तो हम सुबह से लेकर के रात सोने तक जितना कोई चीज़ यूज करते हैं ना, सारा कार्बन यौगिक का रहता है, इसलिए उसका महत्व है। अगर मतलब कोई व्यक्ति चाहे सोचेगा कि बिना कार्बन का यूज किए हम जी लेंगे, तो वो असंभव है, अपना ज़िंदगी को कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में कार्बन यौगिक का काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक जितने भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग चीज़ कार्बन का बना होता है, अतः हम कार्बन के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बोले ना। देखिए, अब आया जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये बर्जीलियस साहब दिए थे, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे। तो 1815 में बर्जीलियस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण दैव्य शक्ति है जो सजीवों में ही पाया जा सकता है, हम इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। देखिए, बर्जीलियस एक बढ़िया वैज्ञानिक था और उन्होंने मतलब बोला कि कब बोला? तो 1815 में कि कार्बन जो है वो दैव्य शक्ति है, मतलब ये किसी सजीव से ही प्राप्त कर सकते हैं, निर्जीव से प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, इसे क्या कहते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत। लेकिन बर्जीलियस का ही चेला बोहलर था जो उसके साथ काम करता था, वो इतना कुछ कर रहे थे, कौन चीज़? अकार्बनिक यौगिक, अमोनिया साइनाइड ऐसे कुछ था, तो उसके साथ कर रहे थे प्रयोगशाला में। उन्होंने क्या किया? यूरिया बना दिया। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या हुआ कि पालन नहीं करता, यानी कि जीवन शक्ति का सिद्धांत टूट गया। उसका जब चेले बना दिया बोहलर, मतलब अकार्बनिक यौगिक था NH4CNO, और उसको जब गर्म किया तो क्या बन गया? N2NCO और डबल बंधन NH2, मतलब यूरिया बन गया। तो जब अकार्बनिक यौगिक से बन गया यूरिया, तो यूरिया कार्बन यौगिक है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या हुआ? टूट गया। तो जब बोहलर इसका तोड़ दिया, तो उसके बाद कई वैज्ञानिक साहब आए, मतलब जो भी आए सभी क्या किए? कार्बनिक यौगिक का खोज कर दिया। अभी तक लगभग 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है लवपाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक कार्बन गंधन हाइड्रोजन, गंधक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन का संयोग होता है। देखिए, लवपाजे जी कहे थे कि कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन का संयोग होता है। कौन कौन? कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन का संयोग होता है। कौन कहे थे? ये कहे थे लवपाजे। अब देखिए, कहते हैं रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु आपस में जिस बंधन से जुड़ा होता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि कोई भी यौगिक है, जैसे कार्बन कार्बन का 2 यौगिक है, आपस में जिस बंधन से जुड़ा है, या एकल बंधन से जुड़ा है, द्विबंधन से जुड़ा है, त्रिआवन से जुड़ा है, इसमें क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आयनिक यौगिक, दूसरा होता है सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंधन बनाते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे NaCl। देखिए, मतलब N है, इसका एक बाह्यतम कक्षा में क्या परमाणु है? मात्र 1 गो है। Cl का क्या है? Cl का 7 गो है, 7 गो है। तो एक क्या करेगा कि इसके साथ बना लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, मतलब कि
बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका किसी के साथ साझेदारी करके बंधन बनाना ही आयनिक बंधन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ओ यार सॉरी, देखिए आयनिक यौगिक में साझा नहीं होता है, आयनिक यौगिक में सीधे दे देता है। मतलब अगर सोडियम के पास 2 है, 8 है और 1 है, और इधर क्लोरीन का 1 जरूरी है, तो ये 1 सीधे उसको दे देगा। ध्यान रखिएगा कि अगर 3 से कम रहता है तो मतलब दे देता है, 3 से जब ज़्यादा रहेगा तो वो खुद ले लेता है। ठीक है। सहसंयोजक बंधन क्या कहते हैं, जब मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उससे जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी होकर बंधन बनता है उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं, जैसे जिसको हम ऑक्सीजन में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में क्या परमाणु होगा, तो 6 हुआ। अब देखिए ये क्या करेगा इसके साथ, ये इसके साथ बंधन बनाने लगा, 8 इसका पुड़ गया, 8 इसका पुड़ गया, तो इस बंधन को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन। अब देखिए सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनता है एकल संयोजक बंधन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। उसका द्विक सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो उसे हम द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन में हम देख सकते हैं। त्रिक संयोजक बंधन, जब दो परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब इस प्रकार के बंधन को हम त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन में हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब आया मेन टॉपिक, कार्बन के अपरूप। ठीक है, तो वैसे दो पदार्थ जिनके भौतिक गुण तथा उनका रासायनिक गुण समान हो उसे हम कार्बनिक अपरूप कहते हैं। मतलब वैसे दो पदार्थ जिसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, उसे हम क्या, देखिए वैसे दो पदार्थ जिसका भौतिक गुण अलग हो, समान नहीं अलग हो, रासायनिक गुण समान हो, तो उसे हम कार्बन के अपरूप कहेंगे। ठीक है, भौतिक गुण अलग रहे, दिखने में कैसा भी हो, बाकी जो उसका रासायनिक गुण है वो समान होना चाहिए। कहते हैं कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप है, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। हीरा के बारे में देखते हैं, तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। ये प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए हीरा का जो है कार्बन का अपरूप होता है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु के सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ये प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से सब जुड़ा रहता है आपस में। तो ये क्या होगा, ये हीरा का मतलब सूत्र है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जिसमें एक कार्बन है, इसके साथ अन्य 4 कार्बन, इधर 4 कार्बन है। तो ये प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, इसे हम खुद से नहीं बना सकते। दूसरा है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का अपरूप होता है जो ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि ग्रेफाइट का यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बना पाया है। देखिए ग्रेफाइट का जो एगो परमाणु होता है वो मात्र एक साथ 3 बंधन ही बनाता है। जैसे एगो यहाँ है बिंदु, इससे और इससे 3 बंधन से जुड़ा है। ये भी देखिए इससे 3 बंधन से जुड़ा है। खैर डायग्राम सही नहीं है। ठीक है, खाली बस इतना ध्यान रखिए, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है जो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है और इनके प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद है इस प्रकार ग्रेफाइट के बाहरी कक्षा में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन बंधन बना लिए लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जो कि विद्युत का प्रवाह करते हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों होता है, तो देखिए ये जो 4 कार्बन कितना बंधन बनाता है एक बार में, कार्बन एक बार में 4 बंधन बनाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट के साथ मात्र 3 बंधन ही बना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो आवारागर्दी करेगा बाहर में, एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मतलब इधर प्रवाह होकर यही विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है। तो इसी के कारण ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कहते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है। इसमें 60 कार्बन परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं, इसमें 60 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। इसका सूत्र C60 होता है। ठीक है, इसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है, दिखती है, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहते हैं। ये बकमिस्टर, इसका अनुसूत्र C60 होता है, ये फुटबॉल की तरह दिखता है। नोट, आयनिक यौगिक द्रवित अवस्था में या जल विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। देखिए आयनिक यौगिक जो है वो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिक
कहते हैं कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि ये जल में घुलकर आयन नहीं देते। कार्बनिक यौगिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है कहिएगा वो विद्युत का सुचालक है कुचालक, तो वह कुचालक होता है क्योंकि जल में घुलकर आयन नहीं देते। ठीक है, अब कहते हैं कार्बन यौगिक के सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा संरचना सूत्र, तीसरा त्रिविमीय सूत्र। ठीक है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए ये क्या कहता है कि यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था दर्शाता है। उसके बाद कार्बन के परमाणु में आपस में संयोग कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन में का श्रृंखलन गुण होता है। देखिए कार्बन का जो एक गुण है कि मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत किसी से त्याग करके मतलब आपस में संयोग करके कार्बन अपना आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति है, मतलब ये देखिए यहाँ पे कार्बन है 4, इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन 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 इधर से जोड़ लिया, तो इसका क्या है कि श्रृंखलन बनाने का गुण इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बहुत श्रृंखला बना सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है। देखिए दूसरा है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र 2 परमाणु के बीच के बंधन को रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है कि हमको मान लिए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दर्शाना है, इसका बाह्यतम कक्षा में ज्याग होता है, त्याग लिख लेंगे 6 गो होता है। अब देखिए इसके साथ साझेदारी करवा दिए, 8 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, अपना ये हो गया क्या, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संरचना सूत्र क्या हो गया, तो देखिए ये एक डंटा दिखा दिए तो इसका मतलब एकल बंधन है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, संरचना सूत्र कहेंगे। त्रिविम संरचना क्या होता है, तो देखिए त्रिविम संरचना, इस संरचना में ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है, जो कागज की सतह पर होता है वो ठोस रेखा होता है, डॉट डॉट रेखा कागज की सतह के पीछे होता है। तो ये 3D कागज तो नहीं है जो आपको दिखा सकते हैं, ये डॉट डॉट रेखा ये कागज की सतह से पीछे होता है, और बर्ज रेखा कागज के सतह के ऊपर, ये जो बर्ज रेखा किधर गया, हाँ ये कागज के सतह के ऊपर है, यानी कि ये हो गया बर्ज रेखा। ठीक है, ये हो गया जो कागज की सतह पे है, ये रेखा कौन, ठोस रेखा, और ये रेखा जो है ये कागज की सतह से बाहर है, और ये तो कागज की सतह पर रही है। मतलब कि इसमें देखिए एक तो कागज की सतह के जो पीछे रहेगा उसको नहीं देख सकते हम लोग, तो इसलिए इसको डॉट डॉट से, और एक रेखा जो ऊपर रहेगा एक रहेगा नीचे, उसको हम नहीं देख सकते। तो ये 3 तरह से हम सजा सकते हैं। जैसे कि हुआ ना कि मतलब ये कार्बन है तो इसमें हम H ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्यों नहीं जोड़ के ऐसे कहा हम लोग जोड़ देते हैं, तो ऐसे में देखने में अच्छा लगता है इसलिए। उसके बाद देखिए ऐसे जोड़िएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो हो सकता है वो कागज़ से बाहर आ जाए, वो कागज़ के ऊपर आ जाए, वो पीछे लेकर चल जाएगा, वो कागज़ के नीचे चल जाएगा, इसलिए हम 3 तरह से दर्शाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिविम संरचना कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, एक ऐसे कार्बनिक यौगिक का एक साथ वर्गीकरण करना ही कार्बनिक यौगिक का वर्णन कहलाता है। देखिए मतलब कि मान लीजिए कि ये एक थैला, इसमें कई सारे कार्बनिक यौगिक है पड़ा है, और इसमें हम एक यौगिक का मतलब क्या किए, ये अध्ययन कर लिए कि हाँ भाई इसमें ये गुण होता है, इसमें ये गुण होता है। अगर इस थैला में रखे पूरे का ज्ञान हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यह कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है, यानी कि एक जैसे कार्बनिक यौगिक का एक साथ वर्गीकरण करना ही कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कहलाता है। अब देखें, अब इसमें मोस्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, तीसरा होता है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक किससे कहते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है उसे हम एलिफेटिक कहते हैं। देखिए ये कार्बन पूरा सब सीधा श्रृंखला में जुड़ा है, बाकी H किधर है उससे हमको नहीं मतलब है,
इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक कहेंगे। सीधी श्रृंखला में कार्बन जुड़ा है, वो देखिए सीधा पथ है ना, ये पथ पूरा सीधा है, इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक। दूसरा एलिसाइक्लिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु कुछ इस तरह जुड़े होते हैं कि एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ये सी सी सी, ये बंद संरचना का निर्माण किए ना, तो इसको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या होता है, बंद श्रृंखला। एरोमेटिक, तो बेंजीन या बेंजीन के सदृश दिखने वाले कार्बनिक यौगिक को हम एरोमेटिक कहते हैं। देखिए बेंजीन ये हो गया, एक है, एक के साथ दो बंधन, फिर एक नहीं है, एक के साथ दो बंधन, फिर एक के साथ दो बंधन, और इधर है एच, इधर एच, इधर एच। देखिए एक दो गो बंधन इधर, एगो बंधन इधर, एगो बंधन, चार गो बंधन पूर गया। तो इस तरह से जो यौगिक रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, देखिए ई पे हमको, ई पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और ये पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इस सबको हमको नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है एलिफेटिक के बारे में। ठीक है, देखिए एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन भी कहते हैं या एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो नाम है, एक है पैराफिन, एक है एल्केन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन मतलब ओलिफेन या एसिटिलीन, एल्काइन को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, एल्कीन को एलिफिनिन कहते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है, कौन होता है, तो एल्केन, और संतृप्त दूगो होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन के परमाणु एक बंधन द्वारा लंबी श्रृंखला में जुड़ा हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए मतलब कार्बन का परमाणु एक लंबी श्रृंखला में जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्बन क्योंकि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दो या तीन बंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच दो गो बंधन या तीन गो बंधन जुड़ा हो एक साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए नोट, जब कार्बन और कार्बन के बीच द्वि आबंध न हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। जैसे सी जब दो आबंध हो तो उसे हम एल्कीन कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच त्रि आबंध हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। मतलब यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दो प्रकार है, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन में क्या होता है, दो बंधन होता है, एल्काइन में तीन बंधन होता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखिए कहते हैं क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं, तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। देखिए अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई यौगिक है, ये इसका क्या हो गया कि ये मीथेन है, तो ये इसका क्या होगा, मीथेन है, मैथिल है, ये इसका क्रियाशील मूलक हो गया। इस पर क्या करेगा कि इस यौगिक का पूरा गुण जो है इस पर निर्भर करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्रियाशील मूलक। यानी कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करे, मतलब अंदर का जो गुण है, कार्य करने का गुण, वो निर्भर करे जिस पर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील मूलक। यानी कि देखिए यहाँ OH क्रियाशील मूलक है और यहाँ हो सकता है CHO रहेगा, OH शायद एल्कोहल का है, तो OH श्रेणी का जितना भी अथी होगा ना सब एल्कोहल होगा। अगर सिर्फ O रहेगा तो इस श्रेणी का जितना का होगा सब इथरे होगा, भले उसका नाम चेंज हो जाएगा लेकिन उसका गुण एक ही रहेगा। ठीक है, CHO एल्डिहाइड समूह का है तो ये सभी का नाम एल्डिहाइड लगेगा। ठीक है, और COOH कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियाशील मूलक है, जिसमें ये लग गया उसमें कार्बोक्सिलिक समूह का वो होगा। कहते हैं समजात श्रेणी। समजात श्रेणी कार्बनिक यौगिक का वैसा समूह है जिसमें दो लगातार कार्बनिक यौगिक के बीच में CO2 का अंतर होता है। देखिए दो लगातार कार्बनिक यौगिक के बीच में जब CO2 का अंतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समजात कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तथा उनमें क्रियाशील मूलक एक ही होते हैं। मतलब उसका क्रियाशील मूलक एक ही होना चाहिए, जैसे OH 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 है, और साथ में दोनों के बीच में CO2 CH2 CH2 CO2 CH2 का अंतर होना चाहिए। जैसे CH3OH है तो इसके साथ तो ये पहले रह जाएगा, CH3 CH2OH है तो ये क्या हो गया, एक दो कार्बन हो गया, और दो चार, तीन दो पाँच, एक छः, सॉरी पाँच वो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो दो कार्बन पाँच गो हाइड्रोजन एगो OH। अब इसमें से हमको इसको घटाना है तो दो में से एगो कार्बन गया तो एगो कार्बन बचा, पाँच गो में से तीन गो हाइड्रोजन गया, दो गो हाइड्रोजन बच गया, ये दोनों आपस में कट गया, तो क्या हो गया कि CO2 का अंतर है। फिर इसी तरह यहाँ पे घटाइएगा तो इसमें CO2 का अंतर है, इसमें CO2 का अंतर है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि
अगर हम इस दोनों को ले एक साथ, इस दोनों पोर्शन यार, अगर हम इस दोनों को एक साथ ले तो ये क्या हो जाएगा, समजात श्रेणी हो जाएगा। इस दोनों को एक साथ ले तो ये समजात श्रेणी हो जाएगा। इस दोनों को एक साथ ले तो ये समजात श्रेणी हो जाएगा। इस दोनों को एक साथ ले तो ये समजात श्रेणी होगा। मतलब समझ आ रहा है, जिसके बीच CO2 का अंतर, CH2 का अंतर हो और क्रियाशील मूलक एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, समजात श्रेणी कहते हैं। कहते कार्बनिक यौगिक का UPSC नामाकरण। तो IUPAC का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि देखिए सभी जगह का भाषा एक नहीं है, तो इसलिए वहाँ का विद्यार्थी कुछ अलग ढंग से पढ़ता है, यहाँ का विद्यार्थी कुछ अलग ढंग से पढ़ता है। तो इसलिए वैज्ञानिक ने IUPAC नाम रख दिया ताकि पूरे विश्व में एक ही तरह से उसका पढ़ा जाए, वो भी बस इंग्लिश में, तो इसलिए दिक्कत नहीं होता है। कहते हैं एल्केन। हम एल्केन के अब आते हैं अपना टॉपिक पे, कुछ जो छोटा मोटा था बीच में ये क्रियाशील मूलक, इसके बाद और एक था, कोई था, रहने दीजिए। तो वो सारा चीज़ पढ़ने के बाद अब आते हैं एल्केन। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पहले बता दिए हैं, इनके बीच एकल बंधन होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n का मान अनंत हो सकता है, एक से अपना n का मान बढ़ाते रहिए और इसका एल्केन समूह का ये होते जाएगा। जब CnH2n+2 रहेगा तो वो एल्केन समूह का हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैथ में मतलब n जोड़ेंगे, मैथ में n जोड़ेंगे, अथी एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन हो जाता है। तो n के स्थान पर जब एक रखेंगे तो एक को बोलते हैं मैथ, और इसमें जोड़ेंगे n तो मेथेन। दो को बोलते हैं एथ में n जोड़ेंगे एथेन। तीन को बोलते हैं प्रोप में n जोड़ेंगे प्रोपेन। चार को बोलते हैं ब्यूट में n जोड़ेंगे ब्यूटेन। पाँच को बोलते हैं पेंट में n जोड़ेंगे पेंटेन। छः को बोलते हैं हेक्स में n जोड़ेंगे हेक्सेन। सात को बोलते हैं हेप्ट में n जोड़ेंगे हेप्टेन। आठ को बोलते हैं ऑक्ट में n जोड़ेंगे ऑक्टेन। नौ को बोलते हैं नो में n जोड़ेंगे नोनेन। डेक के बोलते हैं 10 को बोलते हैं डेक में n जोड़ेंगे डेकेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा हो गया एल्कीन का। अब देखिए अगर अनुसूत्र में देखना है तो CH4 कर दीजिए, H चारों बगल लगा दीजिए, C2 दूगो कार्बन ले करके H पूरे लगा दीजिए, ये इसका अनुसूत्र हो गया। नाम क्या हो जाएगा, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर आपको कहे कि संरचना सूत्र बनाइए तो आप लोग इस तरह से पेंटेन, ब्यूटेन सब का बना सकते हैं। चलिए अब कहते हैं एल्केन से एल्कीन कैसे बन जाता है, एल्कील। जैसे CH3 है ना, क्रियाशील मूलक, ये एल्कील है, मेथिल मतलब इल आ जाता है। मेथिल हो गया, एल्कील हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया। तो जिसमें मतलब CH3 रहेगा, 5 को कार्बन रहेगा तो पेल्टिल हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा होगा तो हेक्टिल हो जाएगा, खाली क्या लगेगा, इल लग जाएगा। तो कैसे बनता है, तो एल्केन देखिए एल्केन का जो होता है वो सूत्र मतलब उसके वास्तविक हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का घट जाना। जैसे मेथेन है तो एल्केन समूह का मेथेन है, तो इसमें से अगर एगो घट गया, CH3 हो गया, तो एगो तो घट गया, इसका कौन इलेक्ट्रॉन घट गया, हाइड्रोजन का एगो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब मेथिल। इसको कहेंगे मेथिन, एगो घट गया तो मेथिल, सॉरी मेथेन, एगो घट गया तो मेथिल, बस। इसी तरह से मेथेन का मेथिल हो जाता है एगो घट के, एथेन का एगो घट के एथिल हो जाता है, प्रोपेन का एगो घट के प्रोपिल हो जाता है। ठीक है, ब्यूटेन का एगो घट के ब्यूटिल हो जाता है, पेंटेन का घट के पेंटिल हो जाता है, हेक्सेन का घट के हेक्सिल हो जाता है, हेप्टिल हो जाता है, नोलिल हो जाता है, डेकिल हो जाता है, ऑक्टिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एल्कील, एल्केन हो गया। अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला एल्कील। तो एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है, असंतृप्त का नहीं है, मतलब इसी समूह का, एल्केन समूह का है एल्कील। देखिए एल्कील का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। नामाकरण क्या हो जाएगा, एल्क प्लस इन बराबर एल्कील। वो देखिए वो दूसरा कुछ था यहाँ पे, एल्केन से एल्कीन था। ठीक है, हाँ, अब उसी एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एल्कीन कैसे बनता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। अगर कहेगा कि n का मान 1 है तो उसका एल्कील निकालिए, एल्कील, अरे सॉरी मेथिल कहेगा निकाले ले, तो क्या क्या कीजिएगा कि क्या सूत्र होता है, n का मान H 2 × 2 + 1, यानी कि C2 और H 5,
ये किसका हो जाएगा, मेथिल का नहीं हो जाएगा, ये एथिल का हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, C2H2N+1। एल्किल का क्या होता है सामान्य सूत्र, C2H2N+1। नामकरण कैसे करेंगे, एल्क प्लस ईल। ठीक है, ये थोड़ा हट के टॉपिक है, इसको छोड़िए। कहते हैं कार्बन की यौगिक का नामकरण, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे लंबा श्रृंखला ढूंढेंगे। ये नामकरण तो सबको आता होगा शायद। श्रृंखला में उपस्थित कार्बन का नंबर देंगे, मतलब कम से कम नंबर मिले। उसके बाद प्रतिस्थापी या मूल्य प्रतिस्थापित ढूंढेंगे, उसके बाद मूल नाम दे देंगे। कहते हैं नोट नंबरिंग, जिधर से प्रतिस्थापी कम मिले, मतलब कि अगर यहाँ इस पर प्रतिस्थापी है, इस पर है, तो अगर इस पर हमको कम में मिलता है, इस पर 1 में मिल गया, इस पर 2 में मिल गया, हमको इधर से नंबरिंग करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एकाध को नामकरण। तो सी 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 सी, जहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन का जरूर है वहाँ 2 गो लगा दिए, जहाँ पे 3 गो का जरूरी है वहाँ पे 3 गो लगा दिए। और यहाँ पे देखिएगा तो ये है कौन चीज़, क्रियाशील मूलक। तो हमको गिनना है कि किधर से हमको कम पड़ रहा है। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 गो टोटल है, जिसमें 3 नंबर पे इधर से पड़ता है। इधर से 1 2 3 4 5, तो हमको छोटा रास्ता ये हुआ, तो नंबरिंग इधर से करना है। और उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले क्रियाशील मूलक किस पर है उसको लिख लेंगे। उसके बाद ये क्रियाशील मूलक क्या है, तो यह मेथिल है। अब मेथिल का हो गया, तो उसके बाद देख लेंगे कि इसमें मतलब कि क्या गो है कार्बन, तो 7 को है, तो मेथिल क्या हो जाएगा, हेप्टेन, मेथिल हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन क्यों, तो ये एल्केन समूह का है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच मात्र एक बंधन है, इसलिए क्या हो जाएगा कि 3 मेथिल हेप्टेन। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसको कहेंगे 5 है, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 6 गो है, तो इसको कहेंगे 1 2 मेथिल हेक्सेन। यहाँ पर थोड़ा देखिए, ऐसा जब आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापी CH3 है, और जब यहाँ आ गया तो देखिए क्या होता है कि ये अब प्रतिस्थापी हो जाएगा, क्योंकि इधर से आप नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। इधर से ये क्या नंबर पे आया, 2 नंबर पे, और इधर से भी क्या नंबर पे आया कि मतलब इस पे 1 नंबर पे ही आ गया, CH3 1 नंबर पे ही है। और क्या है 1 2 3 4 5 6, ये भी इसमें इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है। लेकिन इस पर इधर से गिनने पे 2 नंबर पे आता है, इधर से गिनने पे क्या हो गया, 1 नंबर पे ही आ गया, इसलिए हम इसको ऐसे करके गिनेंगे। ठीक है, ऐसे गिनेंगे तो ये बच गया साइड में, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 नंबर पे है, इसको लिखेंगे 3 मेथिल, और क्या पूरा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, और उसी तरह से इसको लिख दिया, तो दो रहेगा तो दो को लिख देंगे, जैसे 2 3, और 2 को बोलते हैं डाई हो गया। उसके बाद क्रियाशील मूलक है मेथिल, तो डाई मेथिल हेप्टेन, 2 4 डाई मेथिल पेंटेन, पूरा क्या होगा 5 को है तो पेंटेन। उसी तरह से यहाँ पे है, और भी इसी तरह से सब है। देखिए, और एक चीज़ ये ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट वाले पहले नाम लिखे, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ कौन कौन था, तो यहाँ पर मेथिल भी है, और इधर 5 पे एथिल भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एथिल, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया से प्रतिस्थापी पहले किधर से आता है, तो इधर से आता था, तो 2 मेथिल लिख दिए, सॉरी हाँ 2 मेथिल होगा। उसके बाद 5 एथिल है, क्योंकि C2 गो है, H5 गो है, तो C2H5 रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, C2H5 रहता है, उसको हम कहते हैं एथिल। तो 5 मेथिल 5 एथिल और 2 मेथिल। एथिल पहले इसलिए लिखा है क्योंकि एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल एम से शुरू होता है, यानी कि ई से पहले आया, एम से पहले आया ई, तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। उसका जो कार्बन है उसको उतना लिख दीजिए हेप्टेन। अल्फ़ाबेट ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखते हैं एल्कीन का प्रकरण।
एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच दुगो बंधन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। नामकरण कैसे देंगे? तो एल के प्लस इन देंगे। देखिए अब पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे लंबा कार्बन कार्बन का श्रृंखला देखेंगे, नंबर देंगे ताकि दुई अबंधीय कार्बन वाला पहले आए। जैसे देखिए 2 अबंध वाला यहाँ पे 1 नंबर पे है, इधर से हम लोग 1 नंबर करेंगे, इधर से करते तो 2 नंबर पे आता, तो इसलिए इधर से ही करेंगे। अब क्या गो है, तो 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन है, बंधन बंधन कैसा है, 3 को बोलते हैं प्रोप। यहाँ एल के जगह पर क्या हो जाएगा? प्रोप। इन के जगह पर इने रहेगा तो प्रोपीन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए इधर से गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे है ये 2 अबंध, इधर से भी 2 नंबर पे है, तो किधर से भी आप कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे कि ये तो ब्यूट है, एल के जगह पे क्या है? ब्यूट है, इन के जगह पे इन है तो 2 ब्यूटीन। ब्यूट क्या नंबर पे है? तो 2 नंबर पे है, तो 2 ब्यूटीन। संख्या छोटा वाला अंक लिखे, हमेशा संख्या जो छोटा है वो अंक लिखे। कैसे? तो देखिए मतलब अगर हमको यहाँ पे एक कार्बन और रहता तो तब हम इधर से नंबरिंग करते, इधर से नहीं करते, काहे कि संख्या ज़्यादा आ जाता। ठीक है, अब देखिए कहते हैं यहाँ पे देखिए दो को लगा, एगो यहाँ पे डबल बंधन है, एगो यहाँ पे डबल बंधन है। हमको इसमें ये देखना है कि सबसे पहले किधर से आता है, तो इधर से काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 2 पे आ गया, 1 2, इधरों से 2 पे, इधरों से 2 पे आ गया, तो हमको जिधर से मन होगा उधर से हम करेंगे। तो देखिए पहले देंगे 2 दे देगी दिए, उसके बाद डाई हेक्सिन, 2 डाई हेक्सिन। हेक्सिन क्यों? तो 6 गो है तो हेक्सिन ना होगा। और डाई क्यों? तो यहाँ पर भी 2 अबंध था, यहाँ पे भी 2 अबंध था, तो 2 डाई हेक्सिन, 2 डाई हेक्सिन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 2 अबंध है, यहाँ भी 2 अबंध है, तो हम पहले नंबर करेंगे 1 2 3, ये 3 नंबर पे इधर से आया, इधर से 2 नंबर पे आ गया, तो हम इधर से करेंगे, तो पहले 2 उसके बाद 3 वाला आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई, क्योंकि डबल बंधन है तो डबल के लिए डाई होता है, एक और होता तो ट्राई लिखते, तो 2 2 2 3 डाई, और उसका जब कार्बन है क्या है? 6 गो है, हेक्सिन लिख दीजिए, हो गया। कहते हैं एल्काइन का नामकरण, एल्काइन में होता है कार्बन कार्बन के बीच 3 को बंधन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। नाम कैसे देंगे? एल का प्लस आइन बराबर एल्काइन, यानी कि जब कार्बन रहेगा उतना क्या कीजिएगा कि एल के स्थान पे जैसे 3 गो रहेगा तो उसको प्रोप लिखिएगा, आइन दे दीजिएगा तो प्रोपाइन हो जाएगा, बस। तो यहाँ देखिए एक खाली ये ध्यान रखना है कि हम जब नामकरण कर रहे हैं तो उसका मतलब नंबरिंग उसको कम से कम नंबर पर। देखिए प्रतिस्थापी से ज़्यादा वैल्यू बॉन्ड का होता है, ठीक है, वो भी आगे है। यहाँ पे देखिए 3 गो कार्बन था और एक ही नंबर पे क्या था? 3 अबंध था, तो इसको क्या दिए? प्रोपाइन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे एथाइन दे दिए, ठीक है, यहाँ पे था ना 3 बंधन था तो एथाइन दे दिए। क्या है कि 2 गो, ये देखिए 2 गो कार्बन है और उसके बाद हाइड्रोजन भी क्या है? 2 गो है, तो C2 और H4, C2H4 होता है ना एथाइन का, तो ये क्या हो जाएगा? एथ 2 गो कार्बन है तो एथ, आइन 3 बंधन है तो आइन, क्या हो जाएगा? एथाइन। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या 5 गो कार्बन है और ये अबंध कितना पे है? तो 2 पे अबंध है, और हाँ 2 पे है, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 ई पेंट हो जाएगा, अब प्लस आइन, तो 2 पेंटाइन। क्या कि 5 गो कार्बन है तो इसीलिए पेंट। आइन क्यों? तो 3 अबंध है तो आइन, है किस पर? तो 2 पे है, तो 2 पेंट आइन। एल्कोहल वैसा कार्बोनिक यौगिक जिसका क्रियाशील मूलक OH हो, क्रियाशील मूलक OH को वाला को एल्कोहल कहेंगे। साधारण नाम क्या होता है? तो एल्कील एल्कोहल कहेगा कि एल्कोहल का साधारण नाम, तो एल्कील एल्कोहल कई बार एग्जाम में बने ध्यान रखिएगा, ठीक है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस ऑल बराबर एल्केनॉल। कहेगा एल्कील एल्कोहल समूह का IUPAC नाम लिखने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा? तो एल्केन ऑल लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल, ठीक है। जैसे CH3 और उसके बाद OH लगा है, इसमें क्या है? एगो है मेथिल, तो मेथिल उसके बाद OH लगा है तो मेथिल एल्कोहल, साधारण नाम हो जाएगा। UPSC नाम क्या हो जाएगा? तो हमको एल्केन लगाना है, तो मेथिन है तो पहले मेथेन, एल्केन में कौन आएगा? मेथेन ही ना आएगा। एल्किन रहता तो तब आता कौन? मेथिल। एल्काइन रहता तो मेथाइन आता,
लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, एल्केन जोड़ना है, क्योंकि ये एल्काइन का है, सॉरी एल्कोहल का है, तो एल्कोहल का यूपीएससी नाम होता है एल्केन में ऑल जोड़ दीजिए, और साधारण नाम क्या होता है, एल्किल में अल्कोहल जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमको वो तो जोड़ दिए एल्किल में, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अब हमको क्या करना है, आईपीएससी नाम में मेथेन में ऑल जोड़ना है, तो क्या होगा, मेथेनॉल होगा। दूसरा जैसे है कि मतलब कार्बन यौगिक है क्या गो, 3 गो, और इसके साथ OH प्रतिस्थापी है, मतलब क्रियाशील मूलक इसका OH है, तो साधारण नाम क्या देंगे, प्रोपिल एल्कोहल। कहा है कि 3 गो है, 3 गो कार्बन कार्बन है, तो प्रोपिल एल्कोहल देंगे। आईयूपीएससी नाम क्या देंगे, तो प्रोपिल का एल्काइन समूह होता है कि प्रोपेन, इसमें जोड़ देंगे ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। उसके बाद है यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 को कार्बन दिख रहा है, तो 5 को हम बोलते हैं पेंटेन, तो पेंटेन हो जाएगा। आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो ऑल आएगा, है कि ये क्या है, एल्कोहल है। तो पेंटेन में क्या बोले हैं, एल्कोहल में आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए, तो एल्केन प्लस ऑल बराबर एल्केनॉल। उसी तरह से पेंटेन प्लस ऑल बराबर पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो 5 का है तो पेंटिल, एल्कोहल है तो OH लगा है तो एल्कोहल। उसी तरह से अगला उदाहरण है, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर वाले कार्बन पे कौन है, ये है एल्कोहल है, तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे है तो 2, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और लगाना है तो ब्यूटेनेल, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनेल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूट प्लस इल ऑल, 2 ब्यूट प्लस ऑल बराबर 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेन प्लस ऑल बराबर 2 ब्यूटेनॉल। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे है 3 हेक्सेनॉल, उसी तरह से यहाँ पे है 2 4 डाईहेक्सेनॉल, मतलब कि 2 पर भी है अल्कोहल और 4 पर भी है अल्कोहल। और उसके बाद इसमें कुल कार्बन है 7 गो, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 4 डाईहेक्सेनॉल। हाँ डाई क्यों, 2 जगह है तो 2 एक को बोलते हैं एक मेथ, 2 को एक को बोलते हैं मोनो, और 2 को बोलते हैं डाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 गो है तो 2 4 डाईहेक्सेनॉल। उसी तरह है 4 और 6 तक सामान्य सूत्र CnH2nOH। अब देखिए ईथर का कार्बो क्रियाशील मूलक OH होता है, इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिल ईथर। देखिए एल्किल ईथर, साधारण नाम क्या होता है, एल्किल ईथर। आईयूपीएससी नाम क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन। पहले एल्कॉक्सी लगाएंगे, एल्क प्लस ऑक्सी, उसके बाद एल्केन, इसमें जो लगाएंगे साधारण नाम है वो लगाएंगे एथिल ईथर। देखिए एक उदाहरण देखते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 गो कार्बन है इसमें, और पहले नंबर कार्बन पे कौन है, तो ये है यार, क्या नाम है इसका, ईथर, पहले कार्बन पे है। साधारण नाम क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर। कैसे हो गया एथिल मेथिल ईथर, देखिए ये मेथिल है, ये एथिल है और ये मेथिल है, अब बीच में क्या है, कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। पहले यहाँ पे देखिए साधारण नाम क्या है, एल्किल ईथर लगाना है, तो एल्किल का पहले हम क्या लगाएंगे, मेथिल है, इसमें 2 गो है तो मेथिल एथिल दोनों है, तो पहले एथिल लिखा था तो एथिल मेथिल ईथर। और उसके बाद आईयूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, तो इसमें पहले एल्कॉक्सी लिखना होगा, फिर एल्केन लिखना होगा। तो एल्कॉक्सी में क्या लिखाएगा, चूंकि क्या है, क्या परमाणु है, मेथॉक्सी एथेन लिखाएगा, आईयूपीएससी नाम में मेथॉक्सी एथेन लिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये है मेथिल है, तो मेथिल लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है, हमको एल्केन समूह का लिखना है ना, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। अब देखिए एल्केन समूह का कौन हो जाएगा, तो एल्केन समूह का है एथेन, मेथॉक्सी एथेन। देखिए नोट है, कम कार्बन वाला एल्कॉक्सी, अधिक कार्बन वाला एल्केन। देखिए जब आप ईथर का नामकरण कीजिएगा तो जो कम कार्बन होगा जिसमें, उसको हम एल्कॉक्सी कहेंगे, जो अधिक रहेगा उसको एल्केन कहेगा। देखिए यहाँ पे कौन था, एथिल में अत्यधिक क्या है, एथिल में 2 गो है कार्बन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एथेन। इसको क्या कहेंगे, एथेन, यानी कि इसको एल्कीन श्रेणी में रखेंगे, मेथॉक्सी एथेन।
यहाँ पे देखिए मेथिल में कार्बन की संख्या कम है, मात्र एगो है, तो इसको क्या कहेंगे मेथॉक्सी। देखिए जिसमें कम रहेगा उसको एल्कोक्सी, जिसमें अधिक रहेगा उसको एल्केन। अब देखिए यहाँ पे है, ये है आपका C3 है और H6 है, तो ये क्या है प्रोपील है, ठीक है। अब प्रोपील है, यहाँ पे C2 है और H5 है, तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा, इसको कहेंगे एल्कोक्सी, इसको कहेंगे एथेन, इसको क्या कहेंगे एल्कोक्सी, इसको कहेंगे एथेन। तो एल्कोक्सी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एथॉक्सी, और ये प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर, क्या हो जाएगा एथिल प्रोपिल। कम कार्बन वाला इसमें कौन है, तो कम कार्बन वाला इसमें है ये कौन एथेन, एथेन है C2H5, C2H5 को क्या कहेंगे हम एथिल कहेंगे, तो एथिल हो जाएगा। और उसके बाद अधिक कार्बन वाला कौन है प्रोपिल है, तो एथिल प्रोपिल ईथर। IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। उसी तरह से यहाँ पे है हमारा यहाँ पे है ईथर, इधर कौन है, तो इधर है एथिल, इधर एथिल है, इधर है ब्यूटीन। तो इसको IUPAC नाम क्या लिखेंगे, तो जो कम है उसको एथॉक्सी बोलेंगे, जो ज़्यादा है उसको एथेन बोलेंगे, तो एथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है, देखिए इधर क्या है, इधर है मेथेन, इधर भी है मेथेन, इसको क्या बोलेंगे डाई मेथिल ईथर, मेथिल है मेथेन नहीं सॉरी, मेथिल है इधर भी, मेथिल इधर है, दो मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर। IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे डाई मेथॉक्सी मेथेन नहीं होगा, क्योंकि IUPAC नाम में सिर्फ हमको ये लेना है कि मतलब जिसमें कम कार्बन, अब दोनों बराबर है, तो पहले हम मेथेन को मेथॉक्सी कर देते हैं, मेथॉक्सी को मेथेन कर दीजिए, बात वहीं जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, इधर 2 है, ये क्या है ये है एल्किल एथिल, ये भी है एथिल, इसको क्या कहेंगे डाई एथिल ईथर साधारण नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, बिल्कुल आसान है। अब देखिए पता है हमको कि आप लोग को इसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, बट आप लोग जब थोड़ा गौर से पढ़िएगा ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए कहते हैं समावयवी किसे कहते हैं, तो समावयवी वैसे 2 या 2 से अधिक यौगिक को कहते हैं जिनका अणुसूत्र समान रहता है लेकिन संरचना सूत्र अलग रहता है, अलग होने के कारण रासायनिक गुण अलग हो जाता है। देखिए संरचना सूत्र समान रहेगा, अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन उसका संरचना सूत्र जो अलग रहने के कारण उसका रासायनिक गुण चेंज होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे समावयवी कहते हैं। जैसे देखिए ये अल्कोहल है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी C2 था H6 था और O था, तो अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ भी C क्या है 2 है, H6 है, O है, तो लेकिन ये हो गया ईथर, है कि इसके साथ क्रियाशील मूलक O जुड़ गया और इसके साथ क्रियाशील मूलक जुड़ गया H। देखिए H5 हो गया इधर, एगो ये 6 हो गया, लेकिन क्या है कि दोनों बना है एक ही से, लेकिन ये अलग चल गया, ये अलग चल गया, दोनों का ये दारू है, ये ईथर है। अब देखिए समावयवता, तो समावयवता जो है वो 2 प्रकार के होता है, पहला होता है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 3 प्रकार का होता है, पहला श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियाशील समावयवता। उसके बाद ये त्रिविम समावयवता भी 2 प्रकार का होता है, ज्यामितीय समावयवता, प्राथमिक समावयवता। अब देखिए संरचनात्मक समावयवता किसे कहेंगे, तो देखिए संरचना में विभिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचना समावयवता के प्रकार, पहला श्रृंखला समावयवता, यानी कि संरचना में विभिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो श्रृंखला समावयवता क्या है, तो C श्रृंखला में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। C में विभिन्नता यानी कार्बन में विभिन्नता होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये चारों एक लाइन में था, यहाँ पे एक क्या हो गया कि बीच में आ गया, इसको कहेंगे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। स्थान समावयवता मतलब यहाँ पे कार्बन यौगिक 1 पे था, यहाँ पे आके 2 पे हो गया, इसको स्थान समावयवता कहते हैं। यानी कि क्रियाशील समूह के स्थान में विभिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है स्थान समावयवता कहते हैं। एक है पहला कौन था, पहला है श्रृंखला, एक है स्थानशील और तीसरा है क्रियाशील।
तो देखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान हो लेकिन उसमें उपस्थित क्रियाशील मूलक अलग अलग हो तो ऐसी समयावता को क्रियाशील समयावता कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें सब कुछ समान है। दो कार्बन इसमें भी है, दो कार्बन इसमें भी है, 6 हाइड्रोजन इसमें, 6 हाइड्रोजन उसमें भी है। लेकिन क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, ये डाइमेथिल ईथर है, क्योंकि इसमें मतलब क्रियाशील मूलक अलग है। अब देखिए त्रिविम समयावता किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान रहता है उसे त्रिविम समयावता कहते हैं। अनुसूत्र समान है लेकिन परमाणु एवं समूह की स्थानिक संरचना भिन्न होता है उसे त्रिविम संरचना कहते हैं। देखिए त्रिविम संरचना दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्यामितीय समयावता, यह समयावता वैसे एल्कीनों या उसके व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित होते हैं जिनके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो। ठीक है, ये सब आप उतना ध्यान मत दीजिए, नहीं आगे समझ। उसके बाद प्रकाश समयावता। देखिए इसमें दर्पण के जैसा काम होता है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन है इधर, एक कार्बन 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 इधर, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। इसका CH3 ये नीचा में है, ये भी नीचे में है, लेकिन ये क्या है, ये इधर, इसका इधर है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट में है। इसमें देखिए लेफ्ट में है, ये नीचे में है, ये नीचे ऊपर में है, तो इसको क्या कहेंगे, ज्यामितीय समयावता, यानी कि ऊपर नीचे या दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो समयावता होता है। प्रकाश समयावता, जैसे कि दर्पण के सामने अगर दर्पण के जैसा कोई चीज़ प्रतीत हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए Br इधर था, दर्पण लगाया तो वो क्या होगा, Br उधर हो गया, तो इसको हम कहेंगे प्रकाशित समयावता। यानी प्रकाश के अवश्य कारण जिनमें परमाणु की संख्या एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब हो उसे प्रकाशित समयावता कहते हैं। अब देखिए, अब है कार्बनिक यौगिक के बनाने की विधि एवं गुण। तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं हरे पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, प्लास्टिक आदि प्राप्त होता है। कोयला से कोयला को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कोल तार का मुख्य स्रोत अलकतरा है। ठीक है, इसमें 24% होता है। 26% पेड़ पौधे से कौन चीज़ कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे के प्राप्त कार्बनिक यौगिक में चीनी, स्टार्च, उसके बाद एल्कोहल, रेजिन एवं रबर मुख्य है। किसमें, पेड़ पौधे में। हाइड्रोकार्बन वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको कई बार देख लेंगे। ठीक है, ये सब रहने दीजिए। एल्केन, तो यह कार्बन के बीच एकल बंधन से जुड़ा रहता है, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन पर ही लिए था, अभी क्रिया इसका देखेंगे। अब देखिए इसमें दहन इम्पोर्टेंट है। तो एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 H2 और उष्मा निकलता है, इसको क्या कहते हैं, दहन। मतलब एल्केन को जब आप CO2 H2 और उष्मा की उपस्थिति में जलाएंगे ना, तो इसके क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। एल्केन को जब आप वायु की उपस्थिति में जलाइएगा तो CO2 H2 और उष्मा निकलेगा, इसको क्या कहेंगे, दहन। हेलोजनीकरण, जब एल्केन श्रेणी के यौगिकों को हेलोजन परमाणु के साथ मिलाकर हल्के ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्केन से सारे हाइड्रोजन एक साथ बाहर आ जाते हैं और उसके स्थान पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। इस पूरे अभिक्रिया को हेलोजनीकरण कहते हैं। देखिए हेलोजनीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा था। हमने क्या किया कि एक ब्रोमीन यहाँ पे लाए, Br2 रहता है हमेशा, तो 2 ब्रोमीन यहाँ पे लाए और इसको गर्म किए, तो इसका हाइड्रोजन का एक बंधन टूटा और ब्रोमीन का एक बंधन टूटा। तो एक बंधन टूट गया तो ये ब्रोमीन आ गया यहाँ पे और ये हाइड्रोजन चल गया इसके साथ। तो देखिए HBr इसमें सेट हो गया और इसको क्या हो गया, Br उधर चल गया, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोमेथेन कहेंगे। और उसी तरह से जब 2 ब्रोमीन सेट हो जाए, एगो तो पहले से था फिर उसका भी सेट हो गया, क्या कि Br2 हमेशा रहता है, तो एगो Br वहाँ पे चल गया, एगो Br यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, डाइब्रोमेथेन। और उसके बाद जब 3 Br सेट हो जाए, यहाँ देखिए एगो Br ऊपर में सेट हो गया था, एगो यहाँ हो गया था, अब इस बार यहाँ हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, हेलोजन कहते हैं इसको, ये हो जाएगा ट्राइब्रोमेथेन। उसी तरह से जब चारों से हट जाए तो उसे क्या कहेंगे, टेट्राब्रोमेथेन। अब देखिए ये सब तो एल्कीन वगैरह हुआ, एल्कीन वगैरह तो पहले हो गया। क्या होता है, सीसी के बीच एक बंधन होता है, ये योग्यशील अभिक्रिया होता है। उसी प्रकार एल्कीन प्लस यौगनात्मक अभिक्रिया, एल्केन H2 ये सब छोड़ दीजिए, एल्काइन प्लस एल्केन,
अभिक्रिया हेलोजनीकरण के साथ हेलोजनीकरण है। हेलोजनीकरण तो बताइए दिए अल्कोहल, वैसा कार्बन जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में OH रहता है अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो मानिए कि ये चैप्टर पूरा एंड हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड होता है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। एसिटिक अम्ल का आप ये जान लीजिएगा कि सूत्र ये होता है CH3COONA। बाकी ये थोड़ा बोरिंग लगा होगा, काहे कि चैप्टर भी बोरिंग है, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर PDF चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कि PDF यहाँ से मिलेगा, तो आप लोग ले लीजिएगा। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा, ख़राब लगा या बढ़िया लगा। ये वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा पता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।